नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कुछ बातें अजीब होती है, समझ में आई ऐसा लगता है लेकिन समझते नहीं। और जब आप उसका सामना करने जाते हो तो ज्यादा फंसते और धंसते जाते हो। राहुल गांधी या विपक्ष की राजनीति बिल्कुल वही फंसी है, क्योंकि उनके सामने जो चुनौती है उस चुनौती का वो स्वीकार नहीं करना चाहते। और उस चुनौती को अगर आप भूल भुलैया मानोगे तो बात साफ है, आपको कोई बचा नहीं सकता उस चुनौती से। और नरेंद्र मोदी बिल्कुल वैसी ही चुनौती है। आज तक उनके सामने जो जो कोई हार गया है वो इसीलिए हार गया कि मोदी बहुत तगड़े सशक्त वगैरह नेता है, ऐसी बात नहीं है। उनके सामने लड़ने के लिए जो खड़े हो जाते हैं या मोदी को चुनौती देने के लिए खड़े हो जाते हैं, वो एक बात भूल जाते हैं कि आपके सामने जो इंसान खड़ा है या आपको जो चुनौती लगता है वो चुनौती असलियत में है क्या। देखो, आप किसी पहाड़ के सामने खड़े हो और आपको पहाड़ के उस तरफ जाना है, तो एक बात सीधी होती है कि आपको उस पहाड़ी को लांघना पड़ता है, पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है और दूसरी तरफ से उतरना पड़ता है। अगर आप जल्दी में हो तो ये आसान रास्ता दिखता है, लेकिन दूसरा एक रास्ता होता है जो आप पहाड़ी ना चढ़कर भी उस पार जा सकते हो। आपको टर्न लेके घूमकर, जहां ऊंचाई कम है वहां से रास्ता निकालते निकालते पहाड़ के उस तरफ आप निकल जाते हो। अभी अभी ये अलग अलग टनेल निकले हैं, सुरंग निकालते हैं, लेकिन जब सुरंग निकलने की मशीनरी नहीं थी तो घाट निकाला जाता था। आहिस्ता आहिस्ता घूम घूम कर रास्ता निकलता था और हम पहाड़ के उस पार जाते थे, उसको घाट बोला जाता है। अब सीधा पहाड़ के अंदर से सुरंग निकालते हैं और उस तरफ निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहाड़ है, ये मान लेना पड़ता है, इसकी ऊंचाई है, सीधे चढ़ना है तो बहुत तकलीफ है। अगर उतनी तकलीफ नहीं उठाओगे, उतनी मेहनत नहीं करनी है, तो साइड साइड से टर्न लेकर निकल जाओ, घाट निकालो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर मोदी आपको चुनौती लगती है तो पहले चुनौती क्या है समझो। आप पहाड़ को अगर सपाट कोई लेवल प्ले लेवल की जमीन समझोगे तो पहाड़ चढ़ते चढ़ते थक जाओगे। तो इसलिए सामने पहाड़ है तो पहाड़ है, खाई है तो खाई है, मानना पड़ेगा। खाई होती है तो आपको उतर के निकलते निकलते जाना चढ़ेगा, फिर उधर से ऊपर चले जाओ। लेकिन खाई हो या पहाड़ हो, ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है। अगर वो सच्चाई नकारते रहे तो ना आप पहाड़ पार कर सकते हो, ना आप खाई के उस पार जा सकते हो। ये जिंदगी की एक सच्चाई है, वास्तविकता है। अगर आप बोलोगे नहीं, मैं नहीं मानता ये खाई है, मैं नहीं मानता कि ये पहाड़ है, मैं आराम से चलते चलते पहाड़ के उस पार जाऊंगा जो दिख रहा है, या खाई के उस पार जाऊंगा, तो आप खाई में गिर सकते हो, या पहाड़ चढ़ते चढ़ते आपकी दमछक हो जाती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मोदी बिल्कुल वैसी चुनौती है। और उनके सामने जो लड़ने के लिए खड़े हो गए, उन्होंने मोदी को समझने की कोशिश नहीं की कि ये खाई है या पहाड़ है। और इसीलिए अगर हर बार मोदी जीत गए हैं तो वो जीते नहीं है। मैं मानता हूं कि उनको चैलेंज देने वाले, चुनौती देने वाले उनके जो विरोधी दल है वो हार गए। और इनकी हार के वजह से मोदी जीते हुए दिखाई देते हैं। एक कोई शेर मैंने पढ़ा था, मैं अकेला चला था, कारवां बनता गया। फर्क ये है, मोदी अकेला निकला था, कारवां बनता गया। आपको याद दिला दूं तो जो इंसान कभी चुनाव लड़ा नहीं,
पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी और लीडर होने के बावजूद और औरों को टिकट का बंटवारा करने वाला इंसान खुद कभी कॉर्पोरेटर का चुनाव भी नहीं लड़ा, पार्षद का चुनाव तक नहीं लड़ा था, एमएलए तक नहीं बना था, और डायरेक्टली मुख्यमंत्री बन गया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद आहिस्ते आहिस्ते गुजरात में इस ढंग से उसने पार्टी पर और प्रशासन पर कब्जा ले लिया कि चमत्कार होते गया। मोदी नाम का एक कारवां बनता गया। जो मोदी ने कारवां बनकर चढ़ाई शुरू नहीं की थी, चलना शुरू नहीं किया था, बस अकेला निकल पड़ा था, अकेला निकल पड़ा था, कारवां बनता गया। और इसलिए अगर मोदी के साथ लड़ना है, उनको हराना है, तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मोदी मेहनत करते आए हैं। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उस वक्त गुजरात में मोदी नाम की कोई बड़ी व्यक्ति थी ही नहीं। लोग चकित हो गए थे कि ये क्या हो गया, ये किसको लाकर बिठा दिया बीजेपी ने। जब कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरह से लोकल जो इलेक्शन होती है, स्थानीय इकाई के चुनाव होते हैं, उसमें हराया था, 4 में से 3 मेट्रोपॉलिटन सिटी कांग्रेस के साथ चले गए थे। 25-26 जो कोई जिले हैं, 1-2-3 जिले छोड़कर हर जिला परिषद में कांग्रेस जीत गई थी। और आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें कांग्रेस बीजेपी की हार होगी, इसकी गारंटी थी। और इसका कारण ये था कि गुजरात के जो दिग्गज नेता थे, केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला बीजेपी के बड़े नेता थे, इनमें इतनी दुश्मनी खड़ी हो गई थी कि एक ने तो पार्टी छोड़ दी और दूसरा अकेला लड़ता रहा, और पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन का सत्यानाश हो गया। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए कोई चाहिए, इसलिए मोदी को लाया गया जिसके पास प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन इन 2 दिग्गजों के साथ साथ और कोई बड़े मोदी से बड़े नेता उस वक्त के थे, काशीराम राणा, सुरेश मेहता वगैरह वगैरह, इनमें बिल्कुल जूनियर थे नरेंद्र मोदी। लेकिन ये चुनौती सरकार चलाने की और पार्टी बनाने की चुनौती लेकर मोदी जी खड़े हो गए और 2 साल में गुजरात के सबसे बड़े नेता हो गए। उनके सामने बाकी सारे बीजेपी के नेता और कांग्रेस वगैरह के नेता भी बौने लगने लगे। मोदी और केशुभाई को हराने के लिए बीजेपी के शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के नेता बन गए, लेकिन मोदी को हरा नहीं पाए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मोदी तो अकेला खड़ा था, अकेला खड़ा था, और मुख्यमंत्री बनने से 2 साल पहले उनको तो गुजरात से बाहर रखा गया था। वो दिल्ली में ऑल इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी करके काम करते थे। गुजरात में उनको जाना भी प्रतिबंधित किया था, लेकिन जब गए तो 2 साल में उन्होंने चमत्कार करके दिखाया। और 12 साल में इतनी तगड़ा ऑर्गेनाइजेशन पार्टी में, राज्य में, गुजरात में, और प्रशासन पर इतनी अच्छी पकड़ ले ली, ये अचानक से मोदी नेशनल पॉलिटिक्स में बड़े नेता बनकर उभरने लगे। 2011-12 में जनलोकपाल आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस की सरकार चल रही थी, यूपीए की सरकार चल रही थी। जनलोकपाल आंदोलन ने मनमोहन सिंह सरकार की और कांग्रेस की नींव हिला डाली थी, और उसमें भी कहीं भी मोदी का नाम नहीं था। दिल्ली की बीजेपी भी निराश हताश हो गई थी। ऐसे में बीजेपी भी नया नेता ढूंढ रही थी, और मोदी की लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी गुजरात पार करके अलग अलग राज्यों तक फैल गई थी। तो पार्टी के कार्यकर्ता फिर से दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उनको वो चमक, वो लीडरशिप वाजपेयी में या सुषमा स्वराज में नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे में अचानक 2013 में
गोवा में बीजेपी का एक अधिवेशन हो गया, सेशन हो गया, और उसमें मोदी का नाम उभर कर सामने आ गया, तो सुषमा स्वराज और अडवाणी तक नाराज हो गए थे, नाराज हो गए थे, क्योंकि मोदी तो गुजरात का नेता था, उसको नेशनल लीडर कोई मानता भी नहीं था। और इसलिए जब बीजेपी ने तय किया कि भाई मोदी अगले चुनाव में 2014 के चुनाव में बीजेपी का चेहरा हो गए, तो बीजेपी में भी नेशनल लेवल पर दिल्ली में नाराजगी थी। मोदी ने आहिस्ते आहिस्ते काम शुरू किया। यूपीए सरकार की, मनमोहन सरकार की नींव जनलोकपाल आंदोलन ने, केजरीवाल, अन्ना हजारे वगैरह ने हिलाई थी। बाकी भी अपोजिशन लीडर उनके साथ थे, लेकिन मोदी वहां कहीं भी नहीं थे। अचानक से मोदी आ गए, और देखते देखते 2013 से लेकर 2014 के 11-12 महीने में मोदी मैजिक ऐसे चल गई, कारवा बनता गया, कारवा बनता गया। जब मोदी बीजेपी के नेशनल लीडर करके नया चेहरा बना के पेश किए गए, तब वो नेशनल लीडर नहीं थे। अगले एक साल में मोदी जी ने प्रचार इस ढंग से किया कि वो देखते देखते नेशनल लीडर हो गए, और कांग्रेस भी डर गई। वहां से लेकर आज तक 11-12 साल में कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने मोदी पर इतने झूठे इल्जाम लगाए, मोदी जी उनको जवाब देने बैठ नहीं जाते। मोदी जी अपना काम करते रहते। 2014, 2019, 2024 तीन लोकसभा चुनाव जीतकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन पर लगातार झूठे आरोप होते रहे, लेकिन मोदी कभी डगमगाए नहीं, डरे नहीं, डटकर खड़े हुए। तो कारवा बनता गया, उसका मतलब क्या है? अगर राहुल गांधी मोदी को समझना नहीं चाहते, यानी कि वो उनके सामने जो पॉलिटिकल चुनौती है, चैलेंज है, उसको ही समझना नहीं चाहते, और बिना बिना समझे वो चुनौती स्वीकार करते हैं और लड़ने जाते हैं और बुरी तरह से हार जाते हैं। यही खेल पिछले 12 साल से चल रहा है, और आगे भी चलता रहा रहेगा। इसका कारण ये है कि आज भी राहुल गांधी मोदी नाम की चुनौती समझना नहीं चाहते, उनको जरूरत नहीं लगती। वो खुद को बहुत ज्ञानी समझते, हर चीज में दुनिया को ज्ञान देना चाहते। 10 साल 8 साल पहले जो राहुल गांधी बंगलोर में किसी कॉलेज की एक फंक्शन में एक लड़की ने एनसीसी के बारे में सवाल पूछा, नेशनल कैडेट कोर, यानी कॉलेज के जो जवान लड़के होते हैं उनको आधा अधूरा आर्मी का जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसको नेशनल कैडेट कोर बोला जाता है। तो एक लड़की ने सवाल पूछा था, आप एनसीसी के स्टूडेंट के लिए क्या करेंगे? तो राहुल गांधी ने जवाब दिया था, मुझे एनसीसी क्या होता है पता नहीं है। और वही राहुल गांधी बिना कुछ ज्ञान लिए आज आर्मी पर, नेवी पर, एयरफोर्स पर भी बातें करते हैं, वॉर गेम्स पर बातें करते हैं। तो आपको एक बात समझ में आती है, राहुल गांधी को जरूरी नहीं लगता कि जिस चीज पर उनको बात करनी है, जिस मुद्दों पर बात करनी है, उसका ज्ञान लेना जरूरी है। और उल्टी दूसरी साइड हम देखें तो मोदी किसी भी चीज में, किसी भी काम में हाथ डालते उसके पहले उसकी बारीकी से जानकारी ले लेते। इसीलिए तो कुछ घंटों में पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में अधमरा किया गया। पूरी दुनिया चकित है, अजूबा लगता है ये कैसे हो गया। यूक्रेन चल रहा है, गाजा चल रहा है, सालों साल, महीनों महीने गाजा यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, कुछ निकलता नहीं है। और सिर्फ कुछ घंटों में, 2 दिन के एक छोटे ऑपरेशन में भारत की सेना ने पाकिस्तान का मानो खात्मा कर दिया। उनकी लड़ने की हिम्मत तक नहीं रहे, गिड़गिड़ा रहे, मोदी कम से कम हमसे बात करे, भारत पाकिस्तान की बात हो। कारण सीधा है, पाकिस्तान में मोदी के बाद जो भारत बना है
वो चुनौती समझना नहीं चाहता था, परिणाम भुगत रहा है। राहुल गांधी मोदी को समझना नहीं चाहते और मोदी को चुनौती मानते, परिणाम भुगत रहे। तो हम जब बोलते हैं मैं तो वो अकेला ही चल रहा था, कारवां बनता गया, तो उसका मतलब हमारे सामने खड़ा है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो कारवां बना लेता है जिस ढंग से। और इसीलिए इसीलिए अगर आज अमेरिका जैसे एक सुपर पावर को डटकर खड़े होने वाले नरेंद्र मोदी चैलेंज कर रहे हैं, तो उनके पीछे 40-50 छोटे मोटे देशों का एक कारवां बन गया है। ट्रंप को कोई डरना नहीं चाहता, ना डरता है। और इसका कारण एक है कि अगर मोदी ट्रंप के सामने डटकर खड़े होते हैं, डरते नहीं है, तो हम क्यों डरे। ये आशा का किरण छोटे मोटे बहुत सारे देशों के दिल में आ गया है, मन में आ गया है, और वो सब मोदी के पीछे खड़े होने के लिए राजी हो गए। मोदी के पीछे एक कारवां खड़ा हो गया है और इसको अभी ट्रंप डरता है, दुनिया डरती है। तो मोदी एक चुनौती क्यों है? क्योंकि जो चुनौती उसके सामने होगी उसको जानने में मोदी जी मेहनत करते हैं, और उस मेहनत से कारवा बनता जाता है। दिखाई मोदी देता है, लेकिन मोदी के पीछे एक कारवा होता है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।